शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस कौन है नड्डा अभियान चला रही है, जिसके तहत जगह जगह दीवारों पर कौन है नड्डा के पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरने में लगी हुई है। इधर इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक ही नड्डा को जानते हैं जो बचपन में 5 पैसे के 2 खाया करते थे। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी ने इस तरह के बयानों को राजनीति में गिरावट करार दिया। बता दें, राहुल गांधी की पीसी के बाद ये मुद्दा गरमाया है। कांग्रेस जेपी नड्डा को घेर रही है। तो बचपन से जानते हैं, जो दुकानों में मिलता था पीले रंग के, है ना, 5 पैसे में 2 मिलते थे, उसी नड्डा जानते हैं। तो देश की जनता इसी बात से और प्रदेश की जनता इसी बात से अंदाज लगा ले कि राजनीति के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कितने अज्ञानी हैं। एक ओछापन है, ये छोटापन है और जनता के बीच में राजनीतिज्ञों की छवि को गिराने वाला है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी की सियासत किसने कितना धान बेचा, इस पर अटक गई है। 22 तारीख को बीजेपी धान खरीदी की अवस्था को लेकर जहां प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं कांग्रेस ने धान बेचने वाले भाजपा नेताओं की सूची जारी कर भाजपा की मांग को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 22 तारीख से बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ धान खरीदी को लेकर जंगी प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन इस प्रदर्शन की हवा उसके पहले ही बीजेपी नेताओं की धान खरीदी की एक सूची को वायरल कर कांग्रेस ने निकाल दी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों इस वायरल सूची की चर्चा जोरों पर है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के धान बेचने के भुगतान की रकम दी गई है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह 6,41,000 रुपये, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह 4,96,000 रुपये, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 1,86,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक 2,24,000 रुपये, सांसद संतोष पांडे 3,35,000 रुपये, सांसद विजय बघेल 4,50,000 रुपये, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले 6,11,000 रुपये। सूची के मुताबिक धान बेचने पर इन दिग्गजों के खाते में राशि भी जमा हो चुकी है। सूची में ऐसे 16 नेताओं के नाम हैं। इसे आधार बनाकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री तो सवाल कर रहे हैं कि जब बीजेपी को धान खरीदी में समस्या लगती है तो उनके धान की बिक्री कैसे आसानी से हो गई। उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को सियासी नौटंकी करार दिया। उनकी लिस्ट जारी हो गया तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि थाने में जो अपराधियों की सूची या जो बैंकों में जो ऋण अदायगी नहीं करते उनकी सूची तो नहीं है। ये कोई अपमान की बात तो नहीं है। धान बेचे हैं, धान का पैसा पाए हैं और कितने क्विंटल बेचे होंगे और कितना रुपया मिला है, तो फिर जब सब लोग उसके जितने पदाधिकारी बेच लिए हैं तो फिर नाटक नौटंकी क्यों कर रहे धरना प्रदर्शन का। सवाल इस बात का है। मुझे सूची के बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना है कि जिनने भी धान बेचा है वो छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसान हैं और उनको ये अधिकार बनता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के चाहे वो कोई भी किसान हो और किसी भी दल से प्रतिबद्ध हो, उनको धान बेचने का अधिकार है। और जहां तक 22 तारीख की प्रदर्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर क्यों कर दी, ये तो वही उत्तर देंगे। छत्तीसगढ़ से के आधे से ज़्यादा समितियों में जितनी धान की खरीदी होना है, लगभग वो समितियों में खरीदी करके समितियां बंद हो चुकी हैं। उसके बाद ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, मैं तो समझता हूँ ये उनका मानसिक दिवालियापन है। इधर धान खरीदी को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों के बाद उसने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। बीजेपी नेताओं ने धान बेचना स्वीकार किया है। बीजेपी ने कहा सरकार उन कांग्रेसी नेताओं की सूची जारी करे जिन्होंने फर्जी तरीके से धान बेचा है और लाभ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और इसलिए वो भी किसान हैं। जो भी किसान है उसको अधिकार है कि वो कहां पर बेचे। ये तो सरकार जो है ये भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। मेरा तो कहना है कि अगर कांग्रेस का कहना है तो जरा आ जाए मैदान में। कांग्रेस के कितने लोगों ने कितना धान बेचा है, बीजेपी के कितने लोगों ने कितना धान बेचा है, किसके खाते में कितना बोनस जाएगा, जरा इसको ले आए। विपक्षी नेताओं की धान बिक्री की सूची जारी करने का खेल पुराना है। डॉक्टर रमन सिंह के समय भी ऐसा हुआ है।
अंतर इतना है कि तब बीजेपी सत्ता में थी और अब कांग्रेस सत्ता में है। ये सच्चाई है कि धान पर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पुराने हथियारों का ही इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में इस सियासी रस्साकशी में किसान कहां खड़ा है, उसकी आवाज भी सरकार तक पहुंच रही है। क्या दोनों पार्टी इस बारे में भी संजीदा है? मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। प्रदेश की कमान मिलने के बाद उनका ये पहला बस्तर दौरा है। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अपने दौरे के पहले दिन विष्णुदेव साय ने बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन की रणनीति बनाई। सोशल मीडिया में चल रही बीजेपी कांग्रेस की नोकझोंक पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। साय ने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से ओछी राजनीति कर रही है। नक्सल मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। जिस मजबूती के साथ 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सली समस्या का उन्मूलन का या नक्सली से लड़ने का जो प्रयास किया वो बहुत था। आज ये सरकार वो कुछ कर नहीं पा रही है। ये सरकार की इच्छा शक्ति ही मतलब नक्सलियों से लड़ने की नहीं है। खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बजट की तैयारी को लेकर मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। चर्चा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल होंगे। वहीं सीएम कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, बजट तैयारी पर सीएम भूपेश की मंत्रियों से चर्चा लगातार जारी है और ऐसे में आज वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा करेंगे। वहीं कल वो सीएम गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी चर्चा करेंगे। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, सीएम भूपेश बघेल की बजट तैयारी को लेकर लगातार मंत्रियों से चर्चा जारी है और आज वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कृषि मंत्री से चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दे शामिल होंगे इस चर्चा में? बिल्कुल, देखिए, बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री की कोशिश है कि सभी विभागों से चर्चा कर उनके प्रस्ताव ले लिए जाएं और इसी कड़ी में हमने देखा कि अब तक 9 मंत्रियों से उनकी चर्चा हो चुकी है। आज का जो समय निर्धारित है वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के लिए दिया गया है। प्रतिदिन वैसे तो मुख्यमंत्री 3 मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब तक 9 मंत्रियों से चर्चा हो चुकी है, इसलिए जो है आज 2 मंत्रियों को समय दिया गया और ये दोनों अहम विभाग हैं, क्योंकि कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर ही काफी कुछ दारोमदार बजट का टिका रहेगा। इसलिए इन दोनों विभागों के प्रस्तावों की आज चर्चा काफी अहम है। मुख्यमंत्री दोनों से चर्चा कर उनके विभाग में क्या प्रमुख योजनाओं को संचालित करना है, किस ढंग से उसका बजट आवंटन होगा, इन सब में चर्चा करेंगे। और कल मुख्यमंत्री स्वयं के विभाग की और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग की चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से चर्चा का क्रम कल पूरा होगा। उसके पहले आज 2 मंत्रियों के विभाग की चर्चा होगी। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा मोहन ने कहा कि आज 2 मुख्य विभागों की चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा करेंगे और उनके विभाग की जानकारी लेंगे। और बजट की तैयारी से पहले मंत्रियों से चर्चा का क्रम लगातार जारी है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ भी चर्चा करेंगे। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी करने पर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन पर गाज गिरी है। कांग्रेस ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। मामले में कांग्रेस ने एक जांच समिति गठित की थी। दोनों पक्ष को सुनने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी थी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन को पद से हटाया गया। बता दें, बिलासपुर में मुख्यमंत्री के दौरे पर विधायक के साथ ब्लॉक अध्यक्ष ने बदसलूकी की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम के निर्देश पर बिलासपुर के ब्लॉक क्रमांक 1 बिलासपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तैयब हुसैन को पदमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर सीएम भूपेश बघेल 3 दिन का दौरा कर वापस रायपुर लौटा।
वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय प्रभारी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अब जल्द ही कांग्रेस के 3 सीनियर मंत्री असम में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को जातीय समीकरण के आधार पर 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के करीब 20 लाख लोग असम में रहते हैं और 40 से 50 सीटों पर आदिवासी, सतनामी और साहू समाज का असर है। लिहाजा तीनों मंत्री इन सीटों पर कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर के रूप में प्रमुख ऑब्जर्वर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बनाया और असम प्रदेश में 25 लाख से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, जिसमें साहू समाज के लोग, सतनामी समाज के लोग, कबीर पंथ को मानने वाले लोग और हमारे प्रदेश से अलग अलग जाति धर्म के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी भी वहाँ जाकर चुनाव में रणनीति बनाकर काम करने की होगी। राजनांदगांव के गोंडलवाही गांव में अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज ने शहादत दिवस मनाया। शहीद शिरोमणि गैन सिंह की शहादत पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने शहीद शिरोमणि गैन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की और फिर समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। शहादत दिवस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, स्थानीय विधायक छन्नी साहू भी मौजूद रहे। आदिवासी हलबा हलबी समाज के द्वारा शहीद गैन सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहादत दिवस मनाया गया। हजारों के तादाद में लोग जुटे थे उसे नमन करने के लिए और हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे महान सपूत हुए गैन सिंह जैसे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस पर हम सबको अभिमान है। बलौदाबाजार नगर पालिका में विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। अब तो नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने नगर पालिका गेट पर ताला तक जड़ दिया। सभी ने सीएमओ राजेश्वरी पटेल और इंजीनियर नेमी चंद वर्मा पर मनमानी के आरोप लगाए हैं और दोनों ही शहर की व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं देने की बात कही है। अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष और पार्षद अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रदर्शन से कामकाज भी पूरी तरह से ठप्प हो गया है। इधर मामले पर जब सीएमओ और इंजीनियर से बात की गई तो दोनों ने ही कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ जो कार्य हो रहा है वो बहुत गलत ढंग से हो रहा है। यहाँ मतलब लोगों को ज़बरदस्ती नोटिस दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और अवैध वसूली किया जा रहा है यहाँ। और ना ही नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर न साफ़ सफाई में इनका ध्यान है, ना ही गार्डन पूरे अस्त व्यस्त है, ना नल जल योजना को पूरा ढंग से किया जा रहा है। मतलब पूरे जनप्रतिनिधियों को ताक में रखकर अपनी मनमानी की जा रही है अधिकारियों द्वारा। मनमानी चल रही है यहाँ पे, ना यहाँ पे 1 रुपया आ रहा है ना जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे 2 गुट हो गया है। हमारा भाजपा का अध्यक्ष है, आधा कांग्रेस के है। 1 रुपया एक तो आ नहीं रहा है। दूसरी बात यहाँ पे आनाताड़ी करा जा रहा है। नगर पालिका में अधिकारी राज का जो आलम है, नगर पालिका में देखा जा रहा है कोई भी काम जनप्रतिनिधियों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। अधिकारी यहाँ 10 साल 20 साल से बैठे हुए हैं। ज़बरदस्ती लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। नल जल के योजना के तहत नल पर्याप्त रूप से पानी नहीं आ रहा है, इसमें व्यापक फैला हुआ है। और हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो हम लोगों को कोई भी काम करने से बाध्य नहीं है। आप अपना काम करो, हम अपना कार्रवाई करेंगे करके हम लोग को मजबूर किया जाता है। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 30 किलो का आईडी बम बरामद किया गया। आपको बता दें, सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल ने ये बम बरामद किया। बम को निष्क्रिय कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये आईडी बम लगाया था। तो दंतेवाड़ा में 30 किलो का आईडी बम बरामद किया गया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने यह बम बरामद किया। बम को निष्क्रिय कर दिया गया। गौरेला में फोटो स्टूडियो संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर राहुल नाम के युवक पर धारदार हथियार से हमला किया था। मृतक का आरोपी की बहन के साथ प्रेम संबंध था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन इसके लिए राजी नहीं थे। दोनों के परिवार वालों के बीच भी कई बार विवाद हुआ था, जिसके बाद युवती के भाई ने वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा मामला गौरेला के पतेरा टोला का बताया जा रहा है। समाज से बहिष्कार होने का खौफ आज भी लोगों में कितना है, इसकी बानगी रायगढ़ के लहलूंगा थाना क्षेत्र में देखने को मिली। समाज से बाहर होने के डर से आरोपी ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी की पत्नी दूसरे समाज की थी। आरोपी झारखंड के धनबाद में काम करता था, जहां उसने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों वापस लहलूंगा लौट गए, लेकिन जब आरोपी को समाज से बाहर होने का डर लगा तो उसने अपने जीजा के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने हत्या के बाद महिला को जंगल में फेंक दिया। 12 जनवरी को शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। महिला के इसमें पूरे घटना में महिला का मोबाइल, घटना में जो प्रयुक्त हुआ मोटरसाइकिल और जिस दुपट्टे से गला घोट के मारा गया तो दुपट्टा बरामद हो गया है। महिला के मोबाइल से सारे सेल्फी और फोटोग्राफ्स मिले हैं, जो घटना दिनांक के पहले ही इन लोग के द्वारा आरोपी और उसके जो सह आरोपी है उनके द्वारा जो फोटोग्राफ जो खींचा गया था वो सारे चीज़ बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी जय कुमार सिदार और उसका जीजा रवि सिदार, दोनों को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इसे रिमांड पर लिया गया। वहीं मुंगेली में हुई युवक की हत्या के मामले की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते लड़ाई के दौरान एक धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी थी। लड़ाई में बीच बचाव के दौरान एक युवक बुरी तरह से घायल भी हो गया था, जिसके बयान पर ही पुलिस ने मामले की छानबीन की और संदेहियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। 2021 रात्रि लगभग 11 बजे थाने को सूचना मिली थी कि ग्राम रेहुटा के पास में एक आदमी की हत्या कर दी है और एक आदमी घायल है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मुंगेली घटनास्थल पर गए तो वो संजय कोरने नामक व्यक्ति है, इसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी और अजय जांगड़े है जो घायल था, जिसे उठाकर हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। और इसमें जो हत्यारे थे उन्होंने पुरानी रंजिश की बात को लेकर के 8 आदमी मिल करके उसकी हत्या की थी और वे सभी 8 आदमी गिरफ्तार किए जाकर के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनकी सहायता के लिए उपकरण तक बांटे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका अंदाजा आप तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। ये तस्वीर है अंतागढ़ पंचायत कार्यालय की, जहां पर दिव्यांगों के कार्ड बनाने और उपकरण बांटने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कुछ ऐसा नजारा दिखा कि एक दिव्यांग महिला जमीन पर रोती बिलखती हुई दिखी, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और ना ही किसी ने उसकी बात सुनी। बस महिला को देखकर सब नजरअंदाज करते रहे। जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया उनकी ऐसी बेबसी अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। वहीं खबर रायपुर से, जहां बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू होगा। आपको बता दें, फार्मेसी एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के चलते ये इंक्यूबेशन सेंटर को शुरू किया जाएगा। इस लैब में 2.5 करोड़ की मशीनें रखी जाएंगी और 23 जनवरी को इस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन होगा। तो बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत होगी। फार्मेसी एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर को शुरू किया जाएगा। इस लैब में 2.5 करोड़ की मशीनें रखी जाएंगी और 23 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठंड आते ही पर्यटन स्थलों में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कोरिया के सिरमिना के पास मौजूद कोटी खर्रा पिकनिक स्पॉट में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोटी खर्रा को कोरिया, सूरजपुर और कोरबा का संगम भी कहा जाता है। यहाँ से भड़ीराया नदी निकलती है।
संगमरमर पत्थर और चट्टानों से घिरा ये स्थल लोगों को काफी आकर्षित करता है, लेकिन खराब रोड की वजह से ये खूबसूरत पर्यटन स्थल उपेक्षा का शिकार जरूर हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर। हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम लोग जबलपुर के बेड़ा घाट में यहाँ घूम रहे हैं और इतना अच्छा लगा हम लोग को। मैं बोलती हूँ जो यहाँ नहीं आया है उनको जरूर एक बार यहाँ आना चाहिए और यहाँ पे आके उनको पिकनिक का मज़ा लेना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए कि हमारे कोरिया जिला में इतने सुंदर सुंदर पिकनिक स्पॉट्स हैं कि मुझे नहीं लगता कि आसपास कहीं और होंगे। और आने में हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, यहाँ पे कहीं पे भी मार्किंग नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, कैसे हमको यहाँ आना चाहिए। तो आने जाने में थोड़ा सा हम लोग को समय लगा, बट जगह बहुत अच्छी है। और यहाँ के शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस एरिया को और डेवलप करें और लोगों को इसकी जानकारी और मिले ताकि ये एक अच्छे पिकनिक स्पॉट की तरह उभर सके। चलिए अब बात करें मौसम की, तो छत्तीसगढ़ में आज से फिर ठंड का असर देखने को मिलेगा। दक्षिण से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। वहीं बात करें तापमान की, तो रायपुर का न्यूनतम पारा 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बिलासपुर का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री, पेंड्रा रोड का 14, तो अंबिकापुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग में 16.6 डिग्री, जगदलपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री तक दर्ज हुआ। तो ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री तक ज्यादा रहा। दक्षिण से हवा आने के कारण राजधानी समेत कई जिलों में आज से ठंड बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में आज से एक बार फिर ठंड का असर देखने को मिलेगा। तेज ठंड पड़ेगी। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री तक ज्यादा रहा है और बादल छाए हैं।